हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है यूपी बोर्ड का। हमने उस पर डिस्कस किया है प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो है प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 1 का सोल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं और आज इस एक्सरसाइज को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन जो है। और लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखते हैं हमारे चैनल पे, तो ये आप जान लीजिए कि जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी वो बहुत अच्छे से बताई जाएंगी और बहुत बेसिक से बताई जाएंगी। वो आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सोल्यूशन पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए जरा, अब अगर बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर हम 8 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमको बहुत आराम से समझना है चीज़ों को। चलिए देखिए, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं और सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। ये आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे क्या बोला है, इसने बोला है एफ सच दैट ए टू, यहाँ पे क्या बोला है उसने, ए क्रॉस बी। यहाँ पे उसने क्या बोला है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में जो है वो फंक्शन डिफाइन है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इस प्रकार कि एफ ए बी, ये आपका दिया गया एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए एक 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 ही आच्छादी फलन है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। कहने का मतलब आपका ये है कि जब आप फंक्शन में ए बी रख रहे हैं, जब आप फंक्शन में क्या रख रहे हैं, ए बी रख रहे हैं, तो वो आपको क्या दे रहा है, बी और ए दे रहा है। ठीक है, मतलब उसका उल्टा। ठीक है। तो अब आपको चूंकि यहाँ समझना होगा, ये हमने बताया था कि ये डोमेन होता है। ये क्या होता है आपका, कोडोमेन, मतलब ये आपका प्रांत है और ये क्या आपका सह प्रांत है। तो जैसे यहाँ पे ए और बी दिया गया है, मान लेते हैं दो सेट अपने पास है, दो समुच्चय मान लेते हैं। एक समुच्चय मान लीजिए हमने ए है, जिसमें एलिमेंट हमने लिए 1 और 2। ठीक है। और दूसरा समुच्चय हमने बी मान लिया, उसमें हमने लिया एलिमेंट जो है वो 3 और 4। ठीक है। ये मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर भी आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हम निकालते हैं। ठीक है। तो अगर हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं, तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं ये कार्तीय गुणन होता है। क्या होता है, ये आपका कार्तीय गुणन होता है। ठीक है। देखिए जरा, अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 कॉमा कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 1 कॉमा 4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपका 2 कॉमा 3 आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 2 कॉमा 4। ये आपके 4 ऑर्डर पेयर आ गए, 4 क्रमिक युग्म आपके पास आ गए। किसमें, ए क्रॉस बी में। ऐसे ही अगर हम बी क्रॉस ए की बात करते हैं, ठीक है, तो बी क्रॉस ए की जब बात करेंगे, देखिए उसमें कौन कौन से एलिमेंट आपके पास आएंगे। उसमें देखिए क्या आएगा हमारे पास, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा, 4 कॉमा 1 और आपके पास आ जाएगा 4 कॉमा 2। ठीक है। तो ये आपका आ गया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अब आप अगर ध्यान से समझें, ये डोमेन दिया गया फंक्शन का, और ये आपका फंक्शन का क्या है, कोडोमेन। मतलब अगर इसको हम एरो डायग्राम से सॉल्व करना चाहें तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एरो डायग्राम डिफाइन करते हैं जरा। देखिए ये आपका एरो डायग्राम, ये आपका क्या है, एरो डायग्राम हमने बनाया है यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका ए क्रॉस बी है और ये आपका बी क्रॉस ए है। जरा ध्यान से देखें, इसमें आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं। ए क्रॉस बी में देखिए 1 कॉमा 3 है। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट क्या, 1 कॉमा 4 है। अगला क्या है, 2 कॉमा 3 है। और अगला क्या है, 2 कॉमा 4 है। ये 4 एलिमेंट आपके पास है, 4 अवयव आपके पास कहाँ पे है, ए क्रॉस बी में, जो कि डोमेन है। को डोमेन में आपके पास क्या एलिमेंट है, बी क्रॉस ए में। को डोमेन में आपके पास एलिमेंट है 3 क्रॉस 1। दूसरा एलिमेंट आपके पास है 4 कॉमा 1। तीसरा एलिमेंट आपके पास है 3 कॉमा 2 और चौथा एलिमेंट आपके पास क्या है, 4 कॉमा 2। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन जो है वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइन है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए ध्यान से, फंक्शन ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में क्या है, डिफाइन है।
अब आप ध्यान से अगर देखें, इसने बोला क्या है कि एफ ए बी, मतलब फंक्शन में ए बी रखने के बाद वो बी ए दे रहा है। फंक्शन में ए बी रखने के बाद वो क्या दे रहा है, बी ए दे रहा है। इसका मतलब है जो एलिमेंट हम लिख रहे हैं उसका उल्टा आ रहा है, जो एलिमेंट हम लिख रहे हैं उसका क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। अब अगर ध्यान से यहाँ पे देखें, 1,3 अगर हम फंक्शन में लिख रहे हैं तो वो क्या दे रहा है, 3,1 दे रहा है। 1,3 लेने पे क्या दे रहा है, 3,1, उसका उल्टा दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसकी इमेज कितनी आ गई, इसका प्रतिबिंब कितना आ गया, 3,1 आ गया। अब ध्यान से देखिए अगर दूसरे की, तो 1,4 रखने पे कितना देगा, ये 4,1 देगा। ठीक है, 1,4 रखने पे क्या देगा, ये 4,1 देगा। ऐसे ही जब हम 2,3 रखेंगे तो ये क्या देगा, इसका उल्टा 3,2। ऐसे ही 2,4 रखने पे इसका उल्टा क्या आएगा, 4,2। अब अगर ध्यान से यहाँ पे समझें कि एक एकी और आच्छादक फलन होता क्या है, तो एक एकी फलन क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके पास समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उनकी अगर एक एक इमेज है, मतलब कहने का ये है कि उनका अगर एक एक प्रतिबिंब कहाँ पे है, समुच्चय बी में, तो ऐसे संबंध को, ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, एक एक ही फलन बोलते हैं। ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, एक एक ही फलन बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि 1,3 की एक ही इमेज है 3,1, 1,4 की भी एक ही इमेज है 4,1, 2,3 की एक ही इमेज है 3,2 और 2,4 की एक ही इमेज क्या है 4, तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट आपके पास पहले वाले समुच्चय ए क्रॉस बी में है उनकी एक एक ही क्या है, इमेज है, मतलब एक एक ही प्रतिबिंब उनका कहाँ पे है, समुच्चय बी में। तो ऐसे ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, एक एक ही फलन बोलते हैं। तो यहां से तो ये फलन क्या हो गया, एक एक ही हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट आपके पास है कि जो फलन है आपका वो क्या है, एक एक ही है। ठीक है, फलन आपका कैसा है, एक एक ही है। अब अगर आच्छादक की बात करें, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये आपके पास कि आप 1,3 लिखने पे ये क्या दे रहा है, 3,1 दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही एफ में जब हम क्या दे रहे हैं, 1,4, ये आपका क्या देगा, 4,1 देगा। ऐसे ही आप एफ में जब आप 2,3 देंगे तो ये आपको क्या देगा, 3,2 देगा। और ऐसे ही जब आप एफ में 1,4 देंगे ये आपको क्या देगा, 1,4 देगा। देखिए एक एक एलिमेंट की एक एक इमेज ही आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा है, एक एक ही फलन है। ठीक है, अब आच्छादक क्या होता है, ऑनटू फंक्शन क्या होता है, ऑनटू फंक्शन में ये होता है कि आपके पास सेट बी में जितने भी अवयव हैं, समुच्चय बी में आपके पास जितने भी अवयव होंगे वो किसी न किसी अवयव के क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए, मतलब उसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट आपके पास यहाँ पे हैं वो किसी न किसी के क्या है, इमेज है। तो उस केस में ये फंक्शन हमारा कैसा है, आच्छादक भी है। तो आप सिर्फ इतना बना के आपका काम बन जाएगा, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो फलन है, आपका जो फलन है वो क्या है, आच्छादक है। ये फलन आपका कैसा है, आच्छादक फलन है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेंज है, रेंज मतलब जो रेंज का मतलब वो होता है, परिसर का मतलब वो होता है जो वैल्यू आती है फंक्शन की, कुछ रखने पे कुछ वैल्यू आती है, जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं परिसर, और जो वैल्यू हम रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे को डोमेन मतलब सह प्रांत, जो दूसरा वाला कंप्लीट सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। तो कुल मिला के आप इतना अगर बना देते हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर आपका तुरंत समझ जाएगा कि आपने निकाला क्या है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1,2, 3,4 ही हम ले सकते हैं, जो आप एग्जाम्पल लेना चाहें वो ले सकते हैं, ए बी और सी डी भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप फ्री हैं, जो मन लेना चाहें वो ले सकते हैं। चलिए, ये उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। चलिए आगे चलते हैं, ये उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझें अगर, तो इसमें बोला है मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n, मतलब ये है आपका कि जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर के लिए है। ठीक है, और फंक्शन ये दिया गया आपका
द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n टू n है। मतलब आपका कहने का ये है फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही डिफाइन है। मतलब इसका डोमेन जो है वो प्रांत जो है वो भी प्राकृतिक संख्या है और इसका जो सह प्रांत है वो भी क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है। मतलब आप नेगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझना आपको है कि कंडीशन, अगर हम बात करें एक एक ही फलन के लिए, ये दिखाना है आपको, बतलाइए कि क्या फलन f एक एक ही आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, क्या फलन एक एक ही और आच्छादी है, ये आपको बताना है। ठीक है, चेक करके चलिए यहाँ से देखते हैं एक एक ही के लिए पहली कंडीशन। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, देखिए एक एक ही फलन के लिए क्या कंडीशन है। अब आप ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, क्या बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए, अगर हम ये देखें कि बोला गया है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो n+1/2 है जब n एक विषम संख्या है, और फंक्शन की वैल्यू n/2 है जब n एक क्या है, सम संख्या है। तो पहले विषम वाली कंडीशन में रखते हैं। मान लीजिए हमने n = 1 लिया, माना n = हमने क्या लिया, 1 लिया, क्योंकि ये विषम संख्या है तो कहां पे रखेंगे, इस वाली कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, मतलब आपका जो fn है, मतलब f1 आपका जो है वो देखिए कितना आएगा, 1+1/2। आप यही तो रखेंगे विषम वाली कंडीशन में, n की वैल्यू 1 + 1 कितना 2, ये आपका 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब आपके पास f1 जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही जब n की वैल्यू हम 2 लिखेंगे, n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 जब लिखेंगे तो वो कहां पे रखेंगे, क्योंकि 2 एक सम संख्या है और सम संख्या वाले कंडीशन में क्या लिखेंगे, n/2 वाले कंडीशन में इसको लिखने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास जो f2 आएगा वो देखिए कितना आएगा, n की वैल्यू 2 और डिवाइड बाई 2, यहाँ भी कितना आ गया। अब आप ध्यान से यहाँ पे समझें, अगर देखिए 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, एक एक ही फलन के लिए कंडीशन क्या होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, f1, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि आपके पास f1 जो है, ठीक है, और f2 जो है वो दोनों ही 1 आया है। f1 भी और f2 भी क्या आया है, 1 आया है। लेकिन यहां से 1 और 2 जो है वो इक्वल नहीं है, यहां से 1 और 2 जो है आपका है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये आपका फंक्शन जो है वो एक एक ही नहीं है। उसका ये रीजन है कि 2 पॉइंट पे एक वैल्यू आ रही है। मतलब ये, जैसे आप ये लिखना चाहें, अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी क्या है, 1 है। इस केस में फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है, बहु एक फलन होता है, मतलब मेनी वन फंक्शन होता है। तो यहाँ से ये फंक्शन आपका जो है वो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। अगर इसको देख लें तो 1 1 फंक्शन की जो कंडीशन होती है ये होती है कि अगर आपके पास fx1 और fx2 को इक्वल करने के बाद x1 = x2 आ जाता है, उस केस में जो फंक्शन हमारा होता है वो कैसा फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन होता है, मतलब एक एक ही फलन होता है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये दोनों तो सेम है f1 और f2, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है लेकिन ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब ये फंक्शन आपका जो है वो एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे फलन जो है, फलन जो है वो एक एक ही नहीं है। एक एक ही कहने का मतलब है 1 1। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं। ऑन्टो दिखाना है हमको, मतलब आच्छादी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आच्छादी वाली कंडीशन है ये क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए आच्छादी वाली कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखा गया, f सच दैट n टू n, मतलब आपका डोमेन जो है, प्रांत जो है वो नेचुरल नंबर है और यहाँ पे सह प्रांत भी क्या है, उसका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर अगर हम ये वाली कंडीशन लेते हैं, ठीक है, अगर हमारा जो है पहला केस, केस 1 अगर हम लें, ठीक है, माना n = 2k, माना n = क्या, 2k, क्या है, एक सम संख्या है, एक क्या है, ये सम संख्या है। 2k क्या है, एक सम संख्या है ना। अगर k की वैल्यू कुछ भी लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर में, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। ठीक है, सम वाली कंडीशन में हम कहाँ रखने वाले हैं, यहाँ पे सम वाला यही दिया गया n/2। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2k और डिवाइड बाई क्या,
2, तो यहाँ से आपका 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या आ गया, k आ गया। आपके पास यहाँ से क्या आ गया, k आ गया। इसका मतलब जब हम 2k रख रहे हैं तो k आ रहा है, जब हम 2k रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, k आ रहा है। दूसरी कंडीशन अभी आपको समझ में आएगा क्या करना चाह रहे हैं यहाँ से। देखिए, अगर आपको दूसरी कंडीशन में लिखें, केस 2 की अगर बात करें तो केस 2 में अगर हम मान लीजिए माना n इक्वल टू 2k प्लस 1, अगर हम n इक्वल टू 2k प्लस 1 लेना चाह रहे हैं, मतलब n जब क्या है, विषम है, n क्या है जब विषम है, 2n प्लस 1 हमेशा एक विषम संख्या होगी, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 को ऐड कर दें, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। अब ये देखिए ध्यान से, ये वाली कंडीशन कहां पर रखने वाले हैं, पहले वाले में। चलिए पहले में अगर हम इसको रखते हैं तो वहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखिए जरा, n की वैल्यू आप रखेंगे 2k प्लस 1 और प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या, 2, तो ये आपका हो जाएगा 2k प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 यहाँ पे हो गया कॉमन, आ गया आपका k प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, k प्लस 1। मतलब लगातार दो संख्याएं आ रही हैं, ठीक है। अगर k जो है वो विषम है तो k प्लस 1 क्या है, सम है। अगर k जो है वो सम है तो k प्लस 1 क्या है, विषम है। अगर k विषम है तो k प्लस 1 क्या होगा, सम होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए k की वैल्यू हमने 2 लिया तो 2 प्लस 1 कितना होगा, विषम होगा। अगर मान लीजिए k की वैल्यू हमने 3 लिया तो 3 प्लस 1 कितना होगा, सम होगा। इसका मतलब है क्योंकि कोडोमेन इसका नेचुरल नंबर है, कोडोमेन आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्या में या तो सम वाले नंबर आएंगे या तो कौन से नंबर आएंगे, विषम वाले नंबर आएंगे। इसका मतलब है आपकी जो रेंज है, आपकी जो क्या है, रेंज है इसकी, ठीक है, कुल मिला के वो किसके इक्वल आ गया, आपका कोडोमेन के। मतलब ये आप यहां से कह सकते हैं, आप यहां से कंडीशन निकाल सकते हैं कि क्या, यहां से इसका जो परिसर है, इसका जो परिसर है वो किसके इक्वल आ गया, सह प्रांत, किसके इक्वल आ गया, सह प्रांत, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आपका है ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, मतलब आच्छादी फलन हो जाएगा। ये आप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। फिर से एक बार जरा इसको रिपीट करते हैं कि n की वैल्यू अगर हम 2k ले रहे हैं, कहने का मतलब अगर हम सम संख्या ले रहे हैं, कहने का मतलब हम क्या ले रहे हैं, सम संख्या, ठीक है, तो नंबर क्या आ रहा है, k आ रहा है। और जब हम विषम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, k प्लस 1 आ रहा है। कहने का मतलब ये है k और k प्लस 1 वैल्यूज आ रही है। अगर k जो है सम है, ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए हमारे पास k को हमने 2 लिया तो अगला नंबर 2 प्लस 1 आएगा। इसका मतलब अगर हम सम ले रहे हैं k को तो अगला नंबर क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, ठीक है। और अगर हम k को विषम ले लें तो अगला नंबर क्या आएगा, 3 प्लस 1 सम आएगा। ध्यान से समझिएगा, सम लेने पे विषम आ रहा है और विषम लेने पे क्या आ रहा है, सम आ रहा है। और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं में सम और विषम संख्याएं ही आती हैं, निगेटिव नंबर उसमें नहीं आ सकता है, ना तो पॉइंट वाले नंबर आ सकते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि आपका जो परिसर मतलब रेंज आपकी जो है वो किसके इक्वल है, सह प्रांत के। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर हो जाता है, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम कह सकते हैं फंक्शन कैसा आपका है, आच्छादी फलन है, ठीक है, मतलब ऑन टू फंक्शन है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लें। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट हो गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में भी आपको आ गया होगा, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये आपका। चलिए ध्यान से समझना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपका ये है, और बहुत आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, क्या आपका दिया गया है, मान लीजिए a इक्वल टू आर माइनस 3, एक सेट आपके पास a है, एक समुच्चय आपके पास क्या है, a है, जो r माइनस 3 दिया गया, मतलब उसमें सारे रियल नंबर्स लिख सकते हैं हम 3 को छोड़कर, ठीक है। और दूसरा समुच्चय आपके पास क्या है, b है, जिसमें क्या बोला है उसने, रियल नंबर माइनस 1, ठीक है। ये आपका है रियल नंबर माइनस 1, मतलब सारे रियल नंबर्स b में लिख सकते हैं 1 को छोड़कर। फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है, क्या फंक्शन आपका जो है वो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स माइनस 2 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। अब बात करते हैं एक एक ही के लिए। पहली कंडीशन, एक एक ही फलन के लिए अगर बात करें, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। एक एक ही फलन के लिए अगर हम बात करें
तो उसमें हम क्या करते हैं, fx1 निकालेंगे। ठीक है, fx अगर आपके पास fx इतना दिया गया तो fx1 कितना होगा, x की जगह पे आपको x1 पुट कर देना है, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, x1 माइनस टू डिवाइड बाई x1 माइनस थ्री। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, fx2 निकालेंगे, मतलब आप x की जगह पे x2 पुट करेंगे। ठीक है, देखिए आपका कितना आएगा, ये x2 माइनस टू और डिवाइड बाई आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस थ्री। ये हमने निकाल लिया fx1 और fx2। अगर एक एक की कंडीशन आप जानते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं समझ में आ रहा है कैसे फलन एक एक की हो जाता है, तो लिंक जो है आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बात करें, अगर वन फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, आपको fx1 को fx2 के इक्वल करना रहता है। fx1 और fx2 को आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। fx1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखिए जरा ध्यान से, fx1 की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास है x1 माइनस टू और डिवाइड बाई x1 माइनस का थ्री इक्वल टू, यहाँ पे x2 आपके पास कितना है, x2 माइनस टू और डिवाइड बाई आपके पास क्या है, x2 माइनस थ्री। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर ये आपको जो है वो x1 इक्वल टू x2 प्रोवाइड करता है, x1 इक्वल टू x2 अगर दे देता है, उस कंडीशन में ये जो फंक्शन आपका है वो कैसा हो जाएगा, एक एक ही फलन हो जाएगा, मतलब वन वन फंक्शन हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ये आपको अच्छे से आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 और प्लस का कितना 6 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, x1 x2 माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 और प्लस का कितना 6। ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कैंसिल भी हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ टर्म आपके पास देखिए जरा, x1 x2 इधर भी है कैंसिल हो गया, प्लस 6 इधर भी है, प्लस 6 इधर भी है, कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखिए क्या बचा, माइनस 3x1 इधर आएगा, प्लस 2x1 इधर आपके पास कितना आ गया, माइनस का x1 आ गया। ठीक है, माइनस का 3x2 प्लस का 2x2 उधर जाएगा तो आपके पास कितना आ गया, माइनस का x2 आ गया। यहां से आप देख रहे हैं x1 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, x2 आ गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके पास यहां से x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। हमने वही बताया था, अगर आपके पास fx1 इक्वल टू fx2 करने के बाद x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो उस केस में फंक्शन को आप क्या कह सकते हैं, वन वन फंक्शन कह सकते हैं, मतलब एक एक ही फलन कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वन वन फंक्शन जो होता है, मतलब एक एक ही फलन में क्या होता है, एक एक एलिमेंट की एक एक इमेज आती है, मतलब अलग अलग इमेज होती है, मतलब अलग अलग प्रतिबिंब उसके बनते हैं, तो अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं यहाँ पे। ये फलन आपका कैसा है, एक एक ही फलन है ये। ठीक है, फलन आपका कैसा है, एक एक ही है। यहाँ पे जो फलन है आपका वो क्या है, एक एक ही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगर बात करें आच्छादक के लिए, अब अगर बात करें किसके लिए, दूसरे आच्छादक के लिए बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, फंक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। चलिए ये है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के लिए क्या करते हैं, हम रेंज निकालते हैं, परिसर निकालते हैं। क्या करना है आपको, फंक्शन लिखना है। फंक्शन आपके पास क्या दिया गया है, देखिए जरा ध्यान से, फंक्शन आपका जो है वो y इक्वल टू क्या दिया गया है, x माइनस टू और डिवाइड बाई x माइनस थ्री। हमने y क्यों लिख दिया, आप चाहे fx लिखें और चाहे y लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप फंक्शन fx को क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। y इक्वल टू क्या हमने लिख दिया यहाँ पे, x माइनस टू डिवाइड बाई क्या, x माइनस थ्री। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना चाह रहे हैं हम, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद बताते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, यहाँ से आपके पास हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 3y इक्वल टू एक्स माइनस कितना आ गया आपके पास 2। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, x और y को आपस में इंटरचेंज करते हैं। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x और y को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज, मतलब बदल देते हैं। ठीक है, फंक्शन अभी y जो है वो x का फंक्शन है, ये xy का फंक्शन है, y जो है वो x का फंक्शन है। अब हम क्या बनाएंगे, x को y का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, मतलब आप y की वैल्यू निकाल पहले निकली थी, अब x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो x को आप इधर लेके आइए जरा। यहां से आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स और इक्वल टू, ये आपका उधर जाएगा 3y माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देख रहे हैं x है कॉमन, x अगर यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ आपके पास कितना आ गया y माइनस वन
और इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना आ गया 3y माइनस का 2। ठीक है, अब एक लाइन अगर यहाँ से शॉर्टकट मार दें तो y माइनस यहाँ से हटा के कहाँ लिखे जा सकते हैं, नीचे, मतलब यहाँ से इसको अगर हटा दें, ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम हटा दें तो हम यहाँ जाके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कि आपके पास यहाँ से आ गया x और इक्वल टू यहाँ पे आ गया कितना आपका y माइनस 1। इसीलिए आपका जो b है वो r माइनस 1 दिया गया था, क्योंकि 1 पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब जरा ध्यान से यहाँ पे समझें। चलिए, अब इसकी रेंज बताइए आप, इसकी रेंज मतलब x की क्या वैल्यू आ सकती है। ठीक है, y जब 1 होगा तब x डिफाइन नहीं होगा, y जब 1 होगा तब x डिफाइन नहीं होगा, मतलब आपका कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ से y जो है वो 1 के इक्वल नहीं आ सकता है, y कभी 1 हम लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि y 1 पे x डिफाइन नहीं होगा, y 1 पे x क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये जो कभी है यही आपका क्या है, कोडोमेन है, मतलब यही आपका सह प्रांत है। यहाँ भी 1 नहीं था रियल नंबर में और यहाँ भी आपका 1 नहीं है, इसका मतलब परिसर जो है वो किसके बराबर हो गया, सह प्रांत। परिसर आपका जो है वो किसके बराबर हो गया, सह प्रांत के। ऐसी कंडीशन में वो जो फंक्शन आपका होता है वो क्या होता है, आच्छादक फलन होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि यहाँ पे जो परिसर है वो किसके इक्वल है, सह प्रांत के। ठीक है, परिसर आपका क्या है, सह प्रांत के इक्वल है। सह प्रांत मतलब ये होता है जो दूसरा जहां फंक्शन डिफाइन होता है, ये जहां फंक्शन डिफाइन होता है ये आपका प्रांत होता है, ये आपका क्या होता है, डोमेन, और ये आपका होता है सह प्रांत होता है। ये आपका क्या होता है, सह प्रांत, जिसको बोलते हैं आप कोडोमेन। इंग्लिश भी थोड़ा सा समझते रहे, ये आपका क्या होता है, कोडोमेन। अगर कोडोमेन आपस में किसके इक्वल आ जाए, परिसर के, ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन होता है आपका वो क्या होता है, ऑनटो फंक्शन होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के अगर हिसाब से बात करें। चलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको एक बार जरा नोट कर लें, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, आप बहुत ध्यान से समझें। चलिए, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व कर लें तो बहुत आसान है ये। ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर लें तो ये फंक्शन कैसा है, बहुत आसान फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए देखिए जरा, फंक्शन आपका क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया गया एक्स की पावर 4, एक्स की पावर क्या दिया गया है 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। एक एकी आच्छादक है, बहु एक आच्छादक है, एक एकी किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एक एकी और ना ही क्या है, आच्छादक है। चलिए बात करें अगर एनसीईआरटी वाले मेथड की, एक एकी के लिए चेक करते हैं अगर, तो आपको क्या करना होगा, देखिए जरा ध्यान से, आप fx1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, x की पावर 4, x1 की पावर 4। आप fx2 जब निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका x2 की पावर कितना, 4। अब दोनों को आपको जब इक्वल करना है तो x1 की पावर 4 और इक्वल टू x2 की पावर कितना आ जाएगा आपका 4। यहाँ से x1 इक्वल टू आपका कितना आ गया, x2 आ गया, x1 इक्वल टू आपका क्या आ गया, x2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 तो है, ये फंक्शन आपका कैसा है, 1 1 तो है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान से समझिएगा, 1 1 है या नहीं है ये आप डिसाइड करेंगे। फंक्शन आपका 1 1 है कि नहीं है ये आप इस तरीके से क्या डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से सोचिएगा, पावर 4 है तो क्या सिर्फ x1 इक्वल टू प्लस x2 होगा कि माइनस भी x2 होगा। सोचिए जरा एक बार ध्यान से देखें कि x1 पावर 4 है तो x1 इक्वल टू सिर्फ प्लस x2 होगा कि माइनस भी होगा, बिल्कुल यहाँ पे माइनस भी रहेगा। ठीक है, ये आपको समझना होगा कि यहाँ से आपके पास x1 इक्वल टू आएगा प्लस माइनस x2, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस साइन भी लगना है, यहाँ पे माइनस साइन भी लगेगा, तो कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, f सच दैट r टू r। इसका मतलब है नेगेटिव साइन को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं x1 इक्वल टू आपका प्लस x2 भी है और साथ ही साथ x1 इक्वल टू क्या है, माइनस का x2 भी है। तो पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सेटिस्फाई एक भी नहीं करेगा तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। कहने का मतलब ये है आपका ये फलन है वो एक एकी नहीं है, फलन आपका क्या है, एक एकी नहीं है। अब ध्यान से अगर समझे, दूसरा
आच्छादक की अगर बात करें, इसकी अगर बात करें, आच्छादक की अगर बात करें, तो उसमें क्या करना है आपको, फंक्शन को लिखना है y, y इक्वल टू एक्स की पावर आपका क्या दिया गया 4। तो आप यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा y की पावर कितना 1/4, y की पावर कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर समझें, क्या यहाँ पे अगर हम ये निकालें, ठीक है, कि y की कुछ भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा, हमने ले लिया y की वैल्यू -2, मान लीजिए हमने y की वैल्यू क्या ले लिया -2, ठीक है, तो उसके लिए क्या आप अब यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इतना उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना है, y की ऐसी वैल्यू जहाँ पे लिखनी है जिसके लिए x डिफाइन हो, मतलब ये फंक्शन आपका एक एक ही तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, सी वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, या तो बी सही है या तो डी सही है, इतना आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए, चलिए आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। चलिए इसकी अगर बात करें, आपका फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू 3x। यहाँ भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से कहाँ में डिफाइन है फंक्शन, एफ सच दैट आर टू आर, एफ सच दैट आर टू आर। चलिए बात करते हैं एक एक की। इसकी बात करें अगर, एक एक ही फलन की अगर बात करें, तो क्या निकालेंगे आप, एफ एक्स वन निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 3x1। आप एफ एक्स टू निकालेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 3x2। आप जब दोनों को इक्वल करेंगे, 3x1 इक्वल टू कितना 3x2, तो यहाँ से आपका x1 इक्वल टू कितना आ गया x2 आ गया। ऐसी कंडीशन में ये आपका फंक्शन जो है क्या है, एक एक ही है, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सरल रेखा है, और हमने ग्राफिकल मेथड भी बताया है, आप उसको अगर पढ़ना चाहें, तीन तरीके हमने बताए हैं वन वन फंक्शन निकालने के, मतलब एक एक ही फलन निकालने के। ठीक है, पहला क्या था, ये आपका एनसीईआरटी मेथड था, x1 इक्वल टू x2 वाला। दूसरा आपका है डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब आप अवकलन करके कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन जो है आपका ये वन वन है या मतलब एक एक ही है या नहीं है। तीसरा मेथड आपका क्या था, वो था आपका ग्राफिकल टेस्ट। ठीक है, उससे भी हमने बताया है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितना ज्यादा आप डीप में जाएंगे उतना आपके लिए आसान होगा मैथ पढ़ना। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी के मेथड से आप आगे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो चीज़ों को बहुत डीप में समझते रहें। चलिए अब यहाँ पे देखें अगर फंक्शन ऑल्टो है या नहीं है, लिख के जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देख सकते हैं, वहाँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई गई है। चलिए आगे बात करें, अगर आगे हम बात करें यहाँ पे देखिए जरा, कि अगर आच्छादक के लिए बात करें, आच्छादक वाले केस में क्या होता है, एफ एक्स को आपको y लिखना है, y इक्वल टू आपका कितना दिया गया है 3x। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा y/3, वो आपका क्या हो जाएगा y/3 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ कुछ भी y रखें, x हमेशा कैसा होगा, रियल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो परिसर आपका है, यहाँ पे जो आपका परिसर है वो क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। और आपका यहाँ पे जो सहप्रांत दिया गया है, आपका जो यहाँ पे सहप्रांत दिया गया है, वो भी क्या दिया गया है, रियल नंबर। ये दोनों आपका इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा है, आच्छादक फलन है। फलन आपका कैसा है, आच्छादक है, मतलब ये एक एक ही भी और आच्छादक भी है। ठीक है, ऐसे ही आपको पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.2 भी आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्लासेज जो है, ठीक है, थोड़े दिन का और इंतजार है, उसके बाद क्लासेज जो है आपको लाइव मिलने वाली हैं। ठीक है, पूरा सेटअप हम लोग बहुत अच्छे से निकालने करने वाले हैं। चीज़ें जो आपको हैं वो बहुत अच्छे से वहाँ भी समझाई जाएंगी। लाइव सेशन जो होगा बहुत आसान आपके लिए होगा उसको पढ़ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब आने वाले एक्सरसाइज में हम जैसे 1.3 में कुछ टॉपिक आपके पास होने वाले हैं, एक्सरसाइज नहीं दी गई है लेकिन आपके पास फंक्शन है, इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ने हैं हमको, द्वित्रिमाणीय फलन और कंपोजिट फंक्शन पढ़ने हैं, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल उस पर डिस्कस करेंगे, तो ये चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।